आगे बढ़ेंगे। फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जस्ट बाद में अमेरिका दौरे पर पहुंचेंगे और वहां पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पीएम मोदी की होनी है। ये दूसरे टर्म की पहली मुलाकात होगी और इस दौरान क्या कोई बड़ी डील होने वाली है? डील ये F-35 और Su-57 को लेकर इससे पहले चर्चा हम कर भी रहे थे। संदीप त्रिपाठी जी, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, कैसे इस दौरे को देख रहे हैं? इस दौरे से भारत को कितनी उम्मीदें लगानी चाहिए और 5th जनरेशन के फाइटर जेट को क्या वक्त आ गया है भारत सरकार अब कोई स्टेप ले, कोई फैसला करे, कोई डील करे? सवाल यूएस विजिट का है या फ्रांस का है? ओवरऑल मैंने आपसे सवाल पूछा है। पहले फ्रांस पहुंचेंगे, फिर अमेरिका जाएंगे। अमेरिका जब पहुंचेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप से इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं भारत के लिहाज से? जी, देखिए, सबसे पहले यदि फ्रांस की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। वो इस संदर्भ में है क्योंकि इस विजिट में भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन जो समिट है उसको को चेयर करने वाले हैं। और पिछले 3 सालों में दुनिया में ये एआई की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। इसके पहले 2023 में यूके में हुई, 2024 में कोरिया में हुआ, अब ये फ्रांस में होने वाली है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान दुनिया में एक टेम्पलेट दे रहा है, स्पेशली मैं ग्लोबल साउथ की बात करूं तो हमारे यहाँ जो एक टेक्नोलॉजिकल जो इंडिया ने जो राइज किया है, जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई है, उसको लेकर के भारत बहुत संवेदनशील है। और भारत को ये एहसास है कि यदि अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना है तो जो इनोवेशन है, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर कहीं ना कहीं जो विश्व के साथ, स्पेशली यूरोपियन कंट्री के साथ, अमेरिका या फ्रांस के साथ, हमें एक जो एआई को लेकर के जो चर्चा है, जो डिस्कोर्स और भारतीय डिस्कोर्स को रखना होगा। जब मैं भारतीय डिस्कोर्स की बात करता हूं वहां पर यह है कि एआई का डिजाइन क्या होगा, एआई का डेवलपमेंट क्या होगा, एआई का डिप्लॉयमेंट क्या होगा, इन सारे विषयों पर एक बहुत बड़ा एक वाइड स्प्रेड डिस्कोर्स चल रहा है दुनिया में कि एआई का जो ह्यूमन फेस क्या होगा, इथिकल यूज ऑफ एआई क्या होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जिस तरह की बैठक होने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस सेंस में कि एआई का यूज कैसे होगा, ह्यूमैनिटेरियन होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, डिप्लॉयमेंट क्या होगा और डेवलपमेंट कैसा होगा, और इसको को चेक कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात यह है कि प्रेसिडेंट मैक्रॉन ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारत एक न सिर्फ एशिया का बल्कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है पूरी, और ग्लोबल साउथ की एक वॉइस है। और इस तरीके के जब समिट होती है, और मैं एआई की जब बात करता हूं तो वैसे कन्वेंशनल समिट होती रहती है, डिफेंस की होती रहती है, अदर सब्जेक्ट की, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब समिट होती है तो भारत की चर्चा, भारत का नेतृत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, क्योंकि भारत ने कई बार एहसास कर चुका है दुनिया को कि एआई के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसका कंस्ट्रक्टिव यूज क्या हो, रचनात्मक पहल क्या होनी चाहिए, रचनात्मक यूज क्या होना चाहिए। और उसी लिए मुझे लगता है आदरणीय मोदी जी की वहां सम्मिलित होना और मीटिंग को चेयर करना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी आपने सवाल किया था कि जो हम यदि हम रूस से जो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट से लेते हैं तो क्या अमेरिका नाराज होगा, अमेरिका से लेते हैं तो रूस नाराज होगा। देखिए, विदेशी नीति में मैं कहता रहा हूं कि विदेशी नीति में नाराज होने के सवाल नहीं होते हैं। विदेशी नीति में क्या होता है कि हम अपने को पोजीशनिंग करते हैं कि हमारी पोजीशन कहां होगी, और पोजीशनिंग करते समय हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन देश नाराज होगा। हम इतिहास में भी देखें, और पिछले यदि मैं 4-5 सालों की बात करूं, भारत ने खुलकर अमेरिका को संदेश दिया है कि हम अपने राष्ट्रीय हित को लेकर के रूस के साथ एक इंटैक्ट रहेंगे, रूस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन रहेगा, एनर्जी कोऑपरेशन रहेगा। यूक्रेन के मुद्दे पर हमारी एक अलग राय थी और अमेरिका उस पर नाराज था या नहीं था उसकी बात चिंता नहीं करता। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी सामरिक स्वायत्तता का सवाल है, ये सामरिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है। इस पर हम इस सवाल पर नहीं जाएंगे कि यदि हम Su-57 वहां से लेते हैं, रूस से लेते हैं, तो अमेरिका नाराज होगा। रही बात अमेरिका की, तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरीके से एक बहुत ही अमानवीय फेस हमारे सामने आया, और आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि भारतीयों का जो इलीगल इमिग्रेशन था, जिस तरह के उनको वहां निकाला गया, ये भारत में एक गुस्सा है। देखिए, फिर से मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी नीति के जो सवाल होते हैं ये गुस्से से नहीं चलते हैं। विदेशी नीति में हम थोड़ा सा
तार्किक होना पड़ता है हमें, और हमें ये समझना होगा कि अमेरिका जो ट्रंप की जो पॉलिसी है वो इमिग्रेशन और टैरिफ की पॉलिसी है। ट्रंप दुनिया को नहीं, सबसे पहले अमेरिका को साबित करने वाले हैं कि अमेरिका मेरे लिए फर्स्ट है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उनके टॉप पोजीशन में। डब्ल्यूएचओ से बाहर आए, आईसीसी पर उन्हें प्रतिबंध लगा दिया, यूएसएड जो एजेंसी है उनको मना कर दिया कि अब हम दुनिया में कहीं फंड नहीं करने वाले। तो ट्रंप अपनी नीतियों के लिए बहुत आक्रामक है और उसका असर भारत पर पड़ेगा, ये भारत को पहले से एहसास था। और हमें भी मालूम है कि यदि इस तरह के, और एक दूसरा मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि भारत तीसरा देश है दुनिया का जो सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन अमेरिका में था। मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है। तो हमें यह भी ध्यान देखना होगा कि ये भारत इस तरह, अमेरिका ने ऐसा नहीं कहा कि मतलब भारत के साथ कि हमारे जो वहां सिटीजन्स हैं जो लीगल तरीके से बस रहे हैं उनको इस तरीके से बाहर किया। लेकिन यस, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो तरीका था अमेरिका का, ये ह्यूमिलेशन का तरीका था और भारत उससे ह्यूमिलेट हुआ है। लेकिन इस पॉइंट के आधार पर आप डिफेंस से डील नहीं करेंगे, इस पॉइंट के आधार पर आप अमेरिका नहीं जाएंगे, इस पॉइंट के आधार पर जो आप सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है जिसके साथ आपका ट्रस्ट सबसे ज्यादा आप एक्सपोर्ट करते हो, अमेरिका का हमारे साथ ट्रस्ट डेफिसिट भी है, आप उससे बात नहीं करोगे। मुझे लगता है राष्ट्रीय विदेशी नीति में इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हाँ, इतना जरूर है। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा कहते हैं कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती, मैं फिर से देना चाहता हूं कि विदेशी नीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये दोस्ती जो होती है ये कोई 1-to-1 जैसे हमें कॉमन लाइफ में इस तरह की दोस्तियां नहीं होती हैं। ये दोस्ती राष्ट्रीय हित को बदल नहीं देते हैं। हमने बहुत कई बार देखा है कि दोस्ती रहते हुए भी एडवर्सरीज चलती रहती है। तो इसलिए ये सोच लेना कि ट्रंप और मोदी की फ्रेंडशिप में सब कुछ ट्रंप हमें माफ कर देंगे। टैरिफ को लेकर के बता दो, ही इज वेरी एग्रेसिव ऑन इंडियन ट्रेड। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ यदि उन्होंने 100% टैक्स लगाएंगे, हम 200% टैक्स भारत को लगाएंगे। तो आपको ट्रंप के नजरिए को, उसके इरादे को समझना होगा। ये नहीं समझना होगा कि वाह, मोदी जी को ट्रंप जी की बहुत अच्छी दोस्ती है तो हमारे साथ अलग व्यवहार होगा और मैक्सिको, कनाडा के साथ, पनामा के साथ अलग व्यवहार होगा। विदेशी नीति में इस तरह के मुद्दे नहीं होते। विदेशी नीति में लॉजिकल सवाल होते हैं। और सबसे बड़ी और जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट अगर डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं देश हित के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भी दुनिया भर में इस तरह की है और इसीलिए ही लोकप्रिय नेता दुनिया भर में कहे जाते हैं। ऑगस्टीन जी, जब जब इस तरह की डील्स होती हैं, क्योंकि ये बड़े स्तर पर होने वाली डील्स हैं, तो क्या मायने रखता है? क्या इस तरह की डिफेंस डील में ये क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से फाइटर जेट या फिर बाकी चीजें देश के लिए काम आएंगी, या फिर दो देशों के रिश्तों पर आधारित होती हैं इस तरह की डील? नहीं, इस तरह की डील का सबसे पहला जो बिंदु रहता है वो रहता है कि हमें हमारी जरूरत क्या है, हमारी सिक्योरिटी जरूरत क्या है। आज अगर आप 5 साल पहले पूछते मेरे से कि क्या एफजीएफए की जरूरत इंडिया को है, मैं कहता नहीं। लेकिन आज सिचुएशन अलग है। आज हमारे दोनों दुश्मन देश के पास एक स्टेल्थ फाइटर अवेलेबल है। एफजीएफए और स्टेल्थ फाइटर में अंतर हमें और दर्शकों को समझना होगा। जो 5th जनरेशन फाइटर है, वो स्टेल्थ जो है वो उसमें से एक छोटा एक अंग है, एक पार्ट है। जो म्यूनिशंस है, उसके जो वेपन्स हैं, वो इंटरनली स्टोर्ड हो, इसका मतलब आंतरिक रूप में वो संकृत हो। ये एक बिंदु जरूरत है, क्योंकि जब आप वेपन्स बाहर ले जाते हैं तो आपका रेडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, आपका स्टेल्थ कैपेबिलिटी खत्म हो जाता है। और दूसरा हो जाता है मनूवरेबिलिटी अच्छा हो, गतिशीलता, जिसमें Su-57 को कोई छू ही नहीं सकता, क्योंकि F-35 की जो मनूवरेबिलिटी Su-57 जैसी नहीं है। लेकिन F-35 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है। इसका मतलब हमारे नेवी, हमारे हवा जो पानी वाले जहाज हैं, उसमें भी उतर सकता है और रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा होता है उसका शॉर्ट फील्ड कैपेबिलिटी, जो लघु क्षेत्र क्षमताएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आप F-35 को छू ही नहीं सकते, क्योंकि लघु क्षेत्र उसका 0 है, क्योंकि वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। चौथा है सुपर क्रूज, मतलब रीहीट के बिना पुनः आग लगा करके, जो पीछे आप बड़ी सी जो आग के ज्वाला देखते हैं उसको कहते हैं रीहीट, उसके बिना सुपरसोनिक क्रूज कर सके, वो एक रिक्वायरमेंट है एफजीएफए का। और एवियोनिक्स अच्छा हो, जिसमें आप F-35 को छू ही नहीं सकते, क्योंकि F-35 की एवियोनिक्स
अपने आप में वो बहुत ही बढ़िया है Su-57 से। और सबसे आखिरी जो है वो है LPI, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार, मतलब कम संभवता अवरोधन रडार जिसको कहते हैं, जो LPI, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें फिफ्थ जनरेशन फाइटर को बनाता है, ना कि सिर्फ स्टेल्थ। और अब आते हैं वेपन की तरफ। आप देखते हैं AN/APG 81 जो रेडार है वो, या 85 जो लॉट 17 के बाद जो बनता है, वो रेडार जो है एक तो अपने आप में बात करता है, और दूसरा जो मल्टी एडवांस डेटा लिंक के साथ जमीन से बात करता है, और दूसरा एक और रेडियो है जिसको कहते हैं सिंगल चैनल ग्राउंड एंड एयरबोर्न रेडियो सिस्टम, जिसका मतलब पायलट जो है दूसरे हवाई जहाज से ही नहीं, ग्राउंड सिस्टम से भी बात कर सकता है। वो वाली एवियोनिक्स इसमें F-35 में है। और बाकी अन्य चीजें हैं, जैसे वेपन सिस्टम की आप बात करें तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, AIM-9X साइडवाइंडर है, AIM-120 AMRAAM है जो पाकिस्तान के F-16 में है, और AIM-132 ASRAAM है जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, और जॉइंट टैक्टिकल म्यूनिशंस है। ये सारी चीजें जो है, जैसे मैं कह रहा था ना, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन सिंगल इंजन है, 3 क्रैश हो चुका है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर हमें ये एक्सपर्ट्स ये तय करेंगे बैठ करके कि हमें Su-57 लेना चाहिए कि F-35 लेना चाहिए। और जो एक्सपर्ट कहेंगे, एयरफोर्स एक्सपर्ट्स, देश उसी को मानता है। कूटनीति अपनी तरफ महफूज रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे जो नेता हैं या फिर ट्रंप हैं, जो मोदी जी ट्रंप दोनों ही अपने अपने देश को देश के लिए निछावर होने वाले नेता हैं। तो एक दूसरे को के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखेंगे जो उनको डिसाइड करने में अपने देश के खिलाफ जाने की जरूरत पड़े। तो ये सारी चीजें मद्देनजर हमारा जो एक्सपर्ट पैनल का एडवाइस रहेगा, वही हमेशा मैंने देखा पिछले 10 साल में, वही हमेशा हमने किया है, ना कि कूटनीति को आगे रखा है। इससे पहले हो सकता है हमने कूटनीति को आगे रखा हो। 5 साल पहले, 10 साल पहले ये सवाल होता तो आपका जवाब कुछ और होता, आज कुछ और है। बंसल सर, जब युद्ध के मैदान में एक फौजी होता है तो उसके जहन में क्या चल रहा होता है, और क्या सामने वाले की ताकत देखकर हम प्रभावित होते हैं? और अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, आधुनिक हथियार हैं, हम पूरी तरह से आज की आधुनिक उपकरणों के साथ में लैस हैं, तो क्या उससे एक फौजी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, आज की तारीख में जब आप बात करते हैं यूक्रेन रशिया युद्ध की बात, तो यूक्रेन में यह आता है कि हथियार खत्म हो गए, डिमोरलाइज हो गए, और जैसे ही उनको हथियार मिलने की संभावना बढ़ती है और हथियार आते हैं तो वो कहते हैं उनका हौसला बुलंद हो गया। तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, वेपनरी का बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारे पास में जो है बहुत ही बेहतर तरीके के हथियार होने चाहिए। और जैसा कि राजपूत साहब ने कहा, अभी जो ड्रोन की बात चल रही है, ड्रोन बहुत पावरफुल है, और मस्क ने भी ये कहा है कि ड्रोन होने चाहिए। और हम जो है US से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहे हैं, $4 बिलियन की डील है ये। और ये भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे कि अगस्तीन साहब ने भी कहा कि ये स्पेसिफिकेशन बनते हैं और हर कंट्री की अपनी नीड है, और नीड के बाद में ग्लोबल टेंडर होता है। कोई ये वन मैन शो नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया या प्रेसिडेंट ने कह दिया तो वो हो जाएगा। उसके हिसाब से जाया जाता है, जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर इस तरह का जो विदेशी दबाव है वो काम नहीं करता है। और एज सच हमने एक ग्लोबल टेंडर, या जो हमने डिसाइड किया हुआ है अभी, इसके 114 हमारे को जेट खरीदने हैं, तो सभी कंपनियां हैं, ये देश तो होता ही है, लेकिन बेसिकली ये कंपनी होती हैं, जैसे सुखोई है या उधर की जो कंपनी है वो अपने टेंडर देती हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा, उसमें कोई पर्सनालिटी या कोई इस तरह के दबाव नहीं आते। और दबाव की जहाँ तक सवाल है, देखिए ऐसा नहीं है कि ड्रोन ही या जो जो ये एयरक्राफ्ट ही एक चीज है, उसके अलावा बहुत सारे हो रहे हैं। जैसे हम अभी जो है जो एक प्रपोजल हमारा जाएगा USA को, वो स्मॉल और एडवांस मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी जाएगा। और इसी तरह से इसी प्रकार का जो रिएक्टर की बात जो फ्रांस के साथ भी की जाएगी। और जो
इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है उसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ट्रेड डिफिसिट है अमेरिका हमसे। आप सभी ने बहुत अच्छे से इस पूरे सिनेरियो को समझा दिया है। भारत किस तरीके से आगे इस डील की तरफ बढ़ रहा है, क्या फैसला होगा, F-35 के साथ जाएंगे, Su-57 के साथ जाएंगे, किस देश के साथ कौन सी डील होगी और आज के वक्त में इसकी क्या जरूरत है। आप सबने बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को ये बातें समझाई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किन्नर